दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार पांडे आपका मालवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका को लेकर। श्रीलंका हमारा एक पड़ोसी देश है और श्रीलंका में आज जो प्रॉब्लम है, श्रीलंका में अभी प्रेजेंट टाइम में लाखों की आबादी भूख से मर रही है। दूसरी चीज, उनका विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह समाप्त होने की कंडीशन में आ चुका है। तो एक बड़ी समस्या है, इसका असर हमारे इंडिया पे पड़ सकता है। तो हम ये जांच करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम श्रीलंका में आई क्यों। तो जरा हम इतिहास की बात करें कि श्रीलंका में भारतीयों की जो पहुंच है वो कब से शुरू हुई। तो आज से 1000 साल पहले या उससे भी पहले सम्राट अशोक के टाइम पे इंडिया से पहली बार बौद्ध धर्म श्रीलंका पहुंचा। उसके बाद बहुत सारे भारतीय श्रीलंका में जाके बसने भी लगे। और जब आप देखो कि हम मिडाइवल टाइम से जस्ट पहले देखते हैं, चोल साम्राज्य के समय में राजेंद्र चोल हो, राजराजा प्रथम हो, ये सारे सम्राट कहीं ना कहीं एक बार श्रीलंका के ऊपर आक्रमण जरूर करते हैं और श्रीलंका में जाके उनकी संसाधनों की लूट कह लो या श्रीलंका से संबंधों को बनाने के कह लो, ये हमारे संबंध उस जमाने के हैं। अब अगर हम देखो श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका 1948 में आजाद होता है। जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हो, 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद होता है। लेकिन आजादी के बाद वहां एक बड़ी समस्या थी। जो आप श्रीलंका का मैप देख रहे हो, अब मैप में ये जो पॉइंट आपको मेंशन किया जा रहा है जाफना, तो ये जो पॉइंट आप जाफना देख रहे हो, जाफना में अगर देखा जाए एक बड़ी प्रॉब्लम आई कि हमारे इंडियंस इंडिया से पास में है तो ढेर सारे लोग जाफना आसपास में जो तमिल लोग हैं वो बस गए। और लेकिन इनको कोई राइट्स नहीं दिए गए, इन लोगों को कोई राइट्स नहीं दिया जाता था, बल्कि प्रताड़ित किया जाता था। 1970 के दशक में यहां पे दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बनाया गया, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। अब तमिल ईलम बहुत ही खतरनाक संगठन था। पहली बार अगर देखा जाए, सुसाइड बमर की शुरुआत करने वाले ये एलटीटी वाले ही थे। खैर, राजीव गांधी की हत्या के बाद बहुत समय तक ये संगठन दुनिया में अपना परचम लहराता रहा, लेकिन 2007-8 के समय में एलटीटी पूरी तरह खत्म हो गया और 2009 तक पूरी तरह विनाश कर दिया गया। अब श्रीलंका को लगा कि एक नए श्रीलंका का जन्म हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली थी। जैसे अगर आप प्रॉब्लम की बात करते हैं श्रीलंका में, तो 2007-8 में श्रीलंकन सरकार ने, इनका एक पोर्ट है, इस पोर्ट को जरा देखो आप कि यहां साइड में नीचे की तरफ हम्बनटोटा करके एक पोर्ट दिखेगा, हम्बनटोटा। अब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने हम्बनटोटा बंदरगाह के डेवलपमेंट के लिए मार्केट से कर्ज लेना शुरू किया। इसमें जो पहली बड़ी संस्था थी चीन के एक्जिम बैंक से कई बार लोन लिया गया। इसके अलावा अगर देखो तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान और इंडिया से भी कर्ज लिया गया। लेकिन जिस तरह से चाइना को इसका फायदा होना चाहिए, हम्बनटोटा बंदरगाह को उस तरह से डेवलप नहीं कर पा रहा था। दूसरी चीज, ये कर्ज लेने की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी खर्च किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर से उसे कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा था। फिर फाइनली कंडीशन आ गई 2018 तक कि श्रीलंका के ऊपर लगभग $64 बिलियन का कर्ज हो चुका था और ये $64 बिलियन उसके जीडीपी का लगभग 80%। अभी जो प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो है उसके जीडीपी का लगभग 80% है। 80% का मतलब ये हो गया कि जरा सोचो कि एक साल अगर श्रीलंकन लोग कुछ बिना पीना खाए पिए बिना बस काम करते रहे तो शायद जाके उस कर्ज से निकल पाए, नहीं तो नहीं निकल सकते। फिर अगर देखो आप कि 2018 के समय से एक प्रॉब्लम और आनी शुरू हुई कि 18 से 22 तक उसको हर साल लगभग $4 बिलियन इंटरनेशनल मार्केट से जो कर्ज लिया था वो उसे वापस करना था। 2022 में अभी उसे $7.6 बिलियन कर्ज वापस चुकाना है। लेकिन आज श्रीलंका के पास ऐसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसके पहले ही 2017 में हम्बनटोटा बंदरगाह को चाइना अपने कब्जे में ले चुका है। 99 ईयर के लीज पे उसे ले चुका है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो हम्बनटोटा पे चाइना का कब्जा है। दूसरी समस्या, अब चाइना को जरा देखो आपकी पूरी तरह से श्रीलंका में इंटर कर चुका है, श्रीलंका पे दबाव बना रहा है। श्रीलंका की कंडीशन अब पूरी तरह से बदल चुकी है। आज श्रीलंका के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है, अगर आप देखो कि आज प्रेजेंट टाइम में अगर मैं इस मंथ की बात करूं तो लगभग $1.6 बिलियन के आसपास ही उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार है। अभी 3-4 साल पहले तक भी $5 बिलियन के आसपास वो पहुंच रहे थे और आज तो कंडीशन बहुत बुरी है। आज की कंडीशन में सिर्फ 2 से 3 वीक या हो सकता है उससे भी कम टाइम के लिए विदेशी आयात का बिल चुकाने के लिए श्रीलंका के पास पैसे हैं और सारे पैसे उसके खत्म हो चुके हैं। तो श्रीलंका की प्रॉब्लम बड़ी हो चुकी है। पूरी तरह से विदेशी मुद्रा भंडार उसकी कर्ज की वजह से फिनिश हो चुका है और आज श्रीलंका पूरी तरह बैकफुट पे। कंडीशन ये आ चुकी है कि अभी कुछ समय पहले
श्रीलंका ने अपनी जनता से लूज डॉलर पॉलिसी की नीति शुरू की। लूज डॉलर पॉलिसी का मतलब यह होता है कि आमतौर पर जो श्रीलंकन लोग हैं, किसी के पास $1, $2, $3 पड़े हैं, तो श्रीलंका गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप हमें डॉलर दे दो, हम आपको अपनी श्रीलंकन करेंसी में आपको पैसा दे देंगे। किसी तरह उनके पास डॉलर आना चाहिए। यह किसी देश के लिए सबसे आखिरी कंडीशन होती है। फिर अगर देखो आपकी एक प्रॉब्लम और आ गई। अभी कुछ समय पहले श्रीलंका की गवर्नमेंट, जो महिंदा राजपक्षे उनके प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की और यह कहा कि हम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ेंगे। हमारे यहाँ जो केमिकल फर्टिलाइजर, इसको पूरी तरह बंद किया जाएगा। श्रीलंका एक ऑर्गेनिक स्टेट होगा। लेकिन इससे वहां पे प्रॉब्लम और ज्यादा आ गई। पूरी तरह फसल जितना प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाया। इवन कि इसमें आप कह सकते हो कि महिंदा राजपक्षे की किसी की ना सुनने की जो नीति है, ये ज्यादा घातक साबित हुई। उन्होंने 46 लोगों का एक पैनल बनाया था, जिसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। हरमन गुनारत्ने ने उनको समझाया भी था कि इसके नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन महिंदा राजपक्षे ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाना अच्छी बात है, लेकिन इसके नेगेटिव रिजल्ट वहां ज्यादा आ गए। ठीक है। तीसरी चीज, श्रीलंका का जो व्यापार घाटा है वो इतना ज्यादा है, खास करके चाइना को लेके। भाई श्रीलंकन लोग जो है इंडिया के लिए बिग ब्रदर सिंड्रोम का मतलब होता है कि उनको लगता है इंडिया तो जबरदस्ती बड़ा भाई बनता है। ठीक है, तो इंडिया से ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं करना। लेकिन वहीं वो चाइना के साथ जो अपना बिजनेस करते हैं, आज चाइना का जो श्रीलंका का जो एक्सपोर्ट चाइना के लिए, वो नेपाल और पाकिस्तान से भी कम है। अगर आप देखो कि जहां वो $28 बिलियन चाइना से सामान खरीदता है और मात्र उसे $4 बिलियन के आसपास ही सामान बेच पाता है, तो उनका जो व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, यह श्रीलंका के लिए एक बड़ी मुसीबत है, जिससे कि विदेशी मुद्रा भंडार आज इतने बुरे संकट में आ चुका है। इसके बाद अगर देखा जाए, अगर हम टूरिज्म की बात करते हैं, किसी देश के लिए इकोनॉमी में पर्यटन का अधिक होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन श्रीलंका के साथ क्या है कि पूरे जीडीपी का 10% को टूरिज्म से आता है। ठीक है, अब जरा सोचो आप कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कोविड पीरियड के जस्ट पहले अपनी पूरी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना शुरू किया, ताकि उनका टूरिज्म अच्छे से डेवलपमेंट कर जाए। लेकिन होता क्या है कि वहां 10% पर्यटन का हिस्सा जीडीपी में था, और कोविड पीरियड आने के बाद, कोविड में चूंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पूरी तरह से बंद हो गया, कि लोग आना जाना बंद हो गया, और पूरी तरह से पर्यटन उद्योग खत्म होने की कंडीशन पहुंच गया। अब इन सारी चीजों से विदेशी मुद्रा भंडार पे मैंने बताया कि 2020 में जहां $7.6 बिलियन था, टूरिज्म जब पूरी तरह खत्म होना शुरू हुआ, तो 2022 में उनकी इकोनॉमी में विदेशी मुद्रा भंडार मात्र $1.6 बिलियन रहा। तो आज श्रीलंका की बर्बादी की कहानी जो है, बेसिकली विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह फिनिश हो चुके हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की नीति वजह से खत्म हो चुका है। अभी श्रीलंका की जो कंडीशन है प्रेजेंट टाइम में, अगर अब मैं आलू की बात करूं, तो आलू वहां पे लगभग 200-250 रुपए केजी, एक आदमी की जो बेसिक नीड्स होती है वो इतनी महंगी हो चुकी है। पेट्रोलियम की प्राइसेस में 85% से ज्यादा अगर देखो आपकी उछाल आ चुका है। अगर आप महंगाई की बात करो तो महंगाई बहुत ज्यादा पहुंच चुकी है। इवन कि अगर अभी कल परसों की न्यूज थी कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अपने लोगों को दूध सप्लाई करने के लिए, इतनी कैपेसिटी लोगों की नहीं कि 1 लीटर दूध एक आदमी परचेस कर सके, तो गरीब आदमी के लिए मुसीबत है। उन्होंने छोटे छोटे पैकेट्स में दूध की सप्लाई करनी शुरू की है, ताकि लोग अपने बेसिक नीड्स के लिए दूध तो कम से कम खरीद ही सके। तो श्रीलंका की प्रॉब्लम को हमने देखा। अब यहां इंडिया का क्या स्टेप है? इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका की सरकार को पूरी तरह से सहायता देने का वादा किया है। हमने उन्हें लाइन ऑफ क्रेडिट भी अवेलेबल कराई है, ताकि उस पैसे से वो इंडिया से सामान खरीद सके। करेंसी स्वैप करने का भी समझौता किया है, कि ताकि आप इंडिया से करेंसी स्वैप कर सको। लेकिन हमने भी उनके साथ, ठीक है, कुछ एग्रीमेंट्स किए जो इंडिया के हित में है। उस एग्रीमेंट में आप देख सकते हो कि ये ट्रिनकोमोली जो ऑयल रिजर्व क्षेत्र है, इंडिया और श्रीलंका के बीच डील हुई कि हम यहां पे अपना ऑयल रिजर्व बनाएंगे। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की अगर कंडीशन देखा जाए, इसको देख के आपको लगता होगा कि भाई इसको लेने की क्या जरूरत है। तो जरूरत है, इंटरनेशनल मार्केट में जब भी पेट्रोल की कीमत कम होती है, तो हम सस्ता पेट्रोल खरीद के जहां रिजर्व करेंगे, वैसी जगहों में ट्रिनकोमोली का स्थान आता है, और हम इसका यूज इस तरह से करेंगे। ठीक है, हालांकि श्रीलंका ने इसका यूज बहुत पहले कर लिया था, लेकिन अब इंडिया अपने कब्जे में लेके यहां पे अपना रिजर्व बनाएगा। लेकिन कुछ भी हो,
इंडिया के हित में है कि हम श्रीलंका की मदद करें, क्योंकि बहुत सारे तमिल लोग वहां पे रहते हैं, उनकी भावनाओं को, और श्रीलंका की गवर्नमेंट ने आश्वासन भी दिया है कि तमिलों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा और हम तमिलों का सम्मान करेंगे। दूसरी चीज अगर देखा जाए कि पड़ोसी देश चाइना वहां इंटर करके इंडिया के अगेंस्ट में जो नीतियां फैला रहा था, उससे बचने के लिए भी हमें आपदा में एक अवसर मिला है। तो श्रीलंका में जो आपदा है इंडिया के लिए एक अवसर है, इंडिया को उसको भुनाना चाहिए और अपनी स्थिति वहां पे मजबूत करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।